ये हमारे पास है ट्रैकिया। अब पता है ट्रैकिया जो है वो आगे से क्या बनाता है, डिवाइड करने के बाद हमने कहा था ये फिफ्थ जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रल स्पेस तक जा रहा होगा और वहां पे जाके ये डिवाइड करके क्या बनाता है, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से सुनिएगा, ये प्राइमरी ब्रोंकाई बनाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है प्राइमरी ब्रोंकाई कितनी होती है नंबर में, दो होती हैं। ठीक है जी, एक हमारे पास होती है राइट और दूसरी होती है लेफ्ट। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करने के बाद क्या बनाती हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है जी, राइट जो है राइट लंग के अंदर एंटर करती है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग के अंदर एंटर करती है और यहां पे जाके ये तीन जो है सेकेंडरी ब्रोंकाई बना रही होती है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो दो जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई बना रही होती है। तो टोटल हमारे पास जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है उनका नंबर कितना ठहरा, 5। उनका नंबर कितना ठहरा, 5। ठीक है, ओके। राइट लंग के अंदर कितने, 3 बनेगी और लेफ्ट लंग के अंदर 2। अच्छा, सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या करेंगी, ये टर्शरी ब्रोंकाई बनाएंगी जिनका कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं होगा। टर्शरी ब्रोंकाई क्या करती हैं जी, आगे से डिवाइड करके कौन सी ब्रोंकाई बनाती हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ये कौन सी ब्रोंक्यूल्स को बनाती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले कौन सी बनेगी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास बनेगी, ये डिवाइड करके कौन सी बनाएंगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है आगे से क्या बनाती हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स। और एल्व्यूलर डक्ट्स जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाँ, एल्व्यूलर सैक कहते हैं या एल्व्यूलाई कहते हैं। एल्व्यूलर, डन हो गया जी। ओके, अब जो है ये तो आपने ट्रैक को देखा, अब इसमें कुछ फीचर्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये दो जो है, ये जी, ये दो, इनमें जो है वो सी शेप कार्टिलेज पाया जाता है, सी शेप कार्टिलेज। डन हो गया। इन दोनों में कार्टिलेज प्लेट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, हाँ जी, कार्टिलेज, कार्टिलेज प्लेट्स। और यहां से नीचे नीचे जो है वो कार्टिलेज क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। ये बात याद रखनी है कि कार्टिलेज क्या हो जाएगा, कार्टिलेज, कार्टिलेज एब्सेंट हो जाएगा। कौन एब्सेंट हो जाएगा, कार्टिलेज एब्सेंट हो जाएगा। ये कार्टिलेज जो है वो एब्सेंट हो गया यहां से नीचे नीचे। ब्रोंक्यूल्स का वर्ड जैसे यूज होगा इसका मतलब है कार्टिलेज क्या हो गया। और यहां पर जो अब डायामीटर डिक्लेयर होगा, क्या डिक्लेयर होगा, डायामीटर डिक्लेयर होगा, इसको आप तवज्जो से सुने। यहां पर डायामीटर फॉल करेगा 1 mm पे और लेस पे। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स का डन हो गया जी, 1 mm और लेस पे डायामीटर चले जाएगा। इसी तरह ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रख लें कि यहाँ पे सीलिया भी पाए जाते हैं और म्यूकस भी पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा करीब कर लेते हैं, सीलिया भी होंगे प्लस म्यूकस भी, इधर भी सीलिया भी प्लस म्यूकस भी, सीलिया भी प्लस म्यूकस भी, यहाँ पे भी सीलिया भी प्लस म्यूकस भी। ये हमारे पास जो पार्ट है यहां पे भी सीलिया भी होंगे प्लस म्यूकस भी होगा। लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर सबसे पहले एब्सेंट हो जाएगा सीलिया। सीलिया एब्सेंट हो गया जी, सिर्फ क्या है, म्यूकस, और उसके बाद ना सीलिया ना म्यूकस। ये सीलिया और म्यूकस के लिए याद रखना आपने, यहां पर सीलिया और म्यूकस दोनों है, इसके बाद
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में सिर्फ म्यूकस और उसके बाद ना म्यूकस है ना सीलिया है। ये भी समझ आ गई बात। ओके, एमसीक्यूज आता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन है? तो एल्वुलाई क्या है जी? स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये क्या है जी? स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि फंक्शनल यूनिट क्या है। तो याद रख लें, इसको इसको और इसको तीनों को मिलाकर, ठीक है, तीनों को मिलाकर ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस कंटेन करते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस होती है जो गैस एक्सचेंज करती है। गैस एक्सचेंज ही क्या है? फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये तीनों फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हाँ, एयर सैक कहते हैं। ठीक है, और ये जो फंक्शनल यूनिट है ये एयर सैक होगा। ये क्या है? फंक्शनल यूनिट। तो एमसीक्यू आता है फंक्शनल यूनिट कौन सा है और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है? एल्वुलाई। अच्छा, अगली बात, एल्वुलाई का जो नंबर है लंग्स के अंदर, बोथ लंग्स के अंदर, वो कितना है? 700 मिलियन। ठीक है, कितना है? मिलियन। एल्वुलाई जो है इनकी वॉल्स में प्रोटीन पाई जाती है स्पेसिफिक, जैसे कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेजन प्लस इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन यहां पर जो है वो एल्वुलाई की वॉल्स कंटेन करती हैं। पॉइंट समझ आ रहा है ना? एल्वुलाई एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, इसी की वजह से लंग्स एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है। इसी की वजह से लंग्स क्या है? एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है। ये बात याद रख लें कि जो हमारे पास एल्वुलाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, साथ ही कर लेते हैं चूंकि बात तो कर ही रहे हैं। तो ये हमारे पास जो एल्वुलाई है इनकी, ये लेट सपोज एल्वुलाई है, ये क्या है? एल्वुलाई। ठीक है, लेट सपोज ये एल्वुलाई है। तो इसकी इनर लाइनिंग कौन करता है जी? इनकी इनर लाइनिंग कौन करता है? ये जी, इनकी इनर लाइनिंग ये सरफेक्टेंट कर रहे होते हैं। कौन कर रहे होते हैं? ये क्या है? सरफेक्टेंट। बताइएगा, सरफेक्टेंट। अब सरफेक्टेंट क्या होते हैं? एमसीक्यूज आते हैं तो बाय नेचर ये क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन। ठीक है, बाय नेचर ये क्या होता है? रिलीज किसने किया? वॉल्स ऑफ एल्वुलाई ने। किधर? अंदर वाली साइड पे। किस लिए? फंक्शन क्या ठहरा? तो फंक्शन होगा सरफेस टेंशन को कम करना। ये क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को क्या करेंगे? बताएं। कम कर देंगे। ये सरफेस टेंशन को क्या करेंगे जी? कम कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एल्वुलाई ऐसे कोलैप्स कर गई हैं तो फिर वापस ये रिकॉइल कर देंगे, वापस चली जाएंगी। अच्छा, उसके बाद दूसरा, ये क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज जो है उसको क्या करेंगे? इंक्रीज। हाँ जी, ये जर्म्स को किल भी करते हैं। किल जर्म्स। ये जर्म्स को क्या करेगा? पॉइंट समझ आ रहा है कि कोई नहीं आ रहा? तो ये सरफेक्टेंट है जी। अच्छा, खैर अगली बात, हमने अभी अभी देखा क्या? बताइएगा क्या देखा जी? हमने देखा, हाँ, हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखा। अच्छा, अगली बात, तो हमारे पास जो है अगली बात क्या देखेंगे हम? रेस्पिरेटरी ट्रैक खत्म हो गया, इसके एंड पर क्या होता है? लंग्स। तो हम लंग्स को पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या है जी? लंग्स है जी। अच्छा, जब आप लंग्स पे बात करेंगे तो कितने लंग्स होते हैं? डेफिनेटली 2 लंग्स होते हैं। और एक कौन सा है? राइट है और दूसरा लेफ्ट है। ठीक है, एक हमारे पास कौन सा है? राइट लंग है और दूसरा लेफ्ट है। अच्छा, राइट जो है वो स्लाइटली क्या होता है? लार्ज, है ना जी? ये लार्ज होता है। ये क्या होता है? स्लाइटली स्मॉल। ये लार्ज क्यों होता है? 3 लूप्स पाए जाते हैं। ये स्मॉल क्यों होता है? 2 लूप्स पाए जाते हैं। ऐसा है कि नहीं जी? हाँ। अच्छा, 3 लूप्स जो पाए जाते हैं वो कौन से होंगे? एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन
इसमें जो दो पाए जाएंगे वो एंटीरियर और पोस्टीरियर ही होगा। इसमें कौन से होंगे? एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर। इधर एंटीरियर और पोस्टीरियर ही होंगे, ठीक है। अच्छा, लंग्स जो है लंग्स जब आप इनको देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये किस तरह की शेप कंटेन करते हैं। ये इस तरह से होते हैं ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा रफली इसको बना देता हूं, मतलब इसी तरह की, ठीक है। हाँ सही है जी। तो ये हमारे पास जो है ये एपेक्स है, इसे हम क्या कहते हैं? बेस। एपेक्स जो है ये एलिवेट करती है, एलिवेट 2.5 सेंटीमीटर अप टुवर्ड क्लेविकल। ये हमारे पास कॉलर बोन क्या है? क्लेविकल। ऐसे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर चली जाएगी। और ये किधर होगा? लाई ऑन डायफ्राम। लंग ना मतलब ऐसे जाता है कि मतलब थोड़ा सा ऐसे मतलब इसकी यही सूरत हाल है ना, शेप इसकी है, ठीक है। तो इस तरह ग्रो करके चला गया कह लें। अच्छा खैर, तो अब हमारे पास जो लंग्स हैं, आपने देखा कि इसमें जो है वो होता है ये चेस्ट कैविटी के अंदर पाए जा रहे होते हैं, जिसे आप एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। हमारी जो ट्रंक है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है? डायफ्राम करता है। नीचे वाली कैविटी एब्डोमिनल और ऊपर वाली कैविटी चेस्ट कैविटी होती है। नहीं होती? होती है। हाँ वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप लोग। अच्छा, अगली बात, लंग्स खत्म हो गए। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ, वेरी गुड। अब उधर रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन इसके इसके दो स्टेप्स होते हैं, है ना। इसको दो फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। पहली फेज कौन सी है? इंस्पायरेशन। और दूसरा एक्सपायरेशन। अच्छा जी, इंस्पायरेशन जो है सांस को अंदर लेके जाना, इसे इनहेलेशन भी कहते हैं। और एक्सपायरेशन सांस को बाहर निकालना, इसे एक्सेलेशन भी कहेंगे ना, नहीं कहेंगे जी? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर कौन कौन से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। रेस्पिरेशन को कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं? तो फैक्टर्स जो इसको कंट्रोल करते हैं वो कितने हैं? दो फैक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं। पहला फैक्टर कौन सा है जी? बताइएगा कौन सा है जी? इसका पहला फैक्टर है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम। दूसरा है इंटर कॉस्टल मसल, ठीक है जी। जो डायाफ्राम है बेसिकली ये हमारे पास होता है डॉम शेप। ये किस तरह का है? डॉम शेप। ये इसकी कौन सी स्टेट है? रिलैक्स्ड स्टेट है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो किस स्टेट में आ जाता है? ये लेस डॉम शेप हो जाता है। ये कौन सी स्टेट ठहरी? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, ठीक है। आपको पता है डायफ्राम के ऊपर क्या होता है? ये ऊपर वाली साइड पे बताएं, चेस्ट कैविटी, नीचे एब्डोमिनल कैविटी। अगर ये ऊपर को जाएगा, जैसा यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, रिलैक्स स्टेट के अंदर, तो फिर क्या होगा? चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेकिन अगर ये लेस डॉम शेप होगा, ये नीचे को आ जाएगा, तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, स्पेस ज्यादा हो जाएगा। ओके, पहला फैक्टर ये था। दूसरा है हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल्स। ये पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और ये डायगोनल टू रिब्स पाए जाते हैं, तिरछे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, आउटर इंटरकॉस्टल मसल और इनर। और ये एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, अलबत्ता एक शर्त है, ये दोनों नॉर्मल रेस्पिरेशन में काम नहीं करते हैं। जब हम नॉर्मली रेस्पायर कर रहे होते हैं तो दोनों नहीं काम करते हैं, तब सिर्फ एक काम करता है, ठीक है। और वो कौन से वाला करता है? आउटर इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। इनर जो है वो तब काम करना शुरू करता है जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की तरफ जा रहे होते हैं, है ना जी। ड्यूरिंग
ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दोनों काम करते हैं, नॉर्मली आउटर इंटरकॉस्टल मसल ही काम कर रहा होता है। पॉइंट समझ आया कि कोई नहीं आया? ओके ये बात याद रखनी है कि नॉर्मली जो है, नॉर्मली जस्ट आउटर इंटरकॉस्टल मसल वर्क, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा खैर, तो हम चूंकि किसको डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग को, इसलिए हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, आउटर इंटरकॉस्टल मसल, क्योंकि यही तो काम करता है नॉर्मल ब्रीथिंग में। ये भी समझ आ गया। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन के अंदर सबसे पहला जो एमसीक्यूज आता है कि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है, तो ये एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। ये हमारे पास पैसिव प्रोसेस है। दूसरी बात, इसमें बोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, बोथ फैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी, बोथ फैक्टर्स मैं बता चुका हूं आपको, डायफ्राम और ना 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 ना, देखें यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया कि आउटर इंटरकॉस्टल मसल, ताकि आप भूले ना, ठीक है, आउटर इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर हो गया जी? ओके, बोथ क्या करते हैं, अगर आउटर ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बताएं क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम नहीं, एक सेकेंड, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, हाँ चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, है ना जी। अच्छा, जब ये नीचे को आ रहा है, ऊपर क्या पड़े हुए हैं, लंग्स, लंग्स को क्या मिल रही है, स्पेस मिल रही है, नीचे को आ रहा है ना, लंग्स के ऊपर से प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑन लंग्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना जी। लंग्स के ऊपर से प्रेशर क्या हो रहा है, और लंग्स कैसे है, स्पॉन्जी, क्योंकि लंग्स की एल्वियोलाई की वॉल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इलास्टिन। और जैसे ही लंग्स के ऊपर से प्रेशर हटेगा, एल्वियोलाई क्या करेंगी, वापस रिकॉइल करेंगे और लंग्स एक्सपैंड कर जाएंगे, है ना जी। और फिर क्या होगा, जैसे ही लंग्स एक्सपैंड करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर भी रिलीज हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। लंग्स क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो एयर क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ मूव करेगी। पॉइंट समझ आया जी? हाँ, बाहर से अंदर की तरफ। अगली बात सुना, इसमें क्या होता है, बोथ फैक्टर रिलैक्स, बोथ फैक्टर्स रिलैक्स, ठीक है। जब बोथ फैक्टर रिलैक्स करेंगे, ये रिलैक्स किया, बताएं ऊपर को नहीं जाएगा, जबरदस्त, ये जाएगा किधर, ऊपर को। हाँ, जब ये ऊपर को गया तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, हाँ जी, डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज। और अगर वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम कम हुई, ऊपर को गया है, तो प्रेशर लंग्स के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, और लंग्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और एयर उसमें उनमें से क्या हो जाएगी। एमसीक्यूज आता है कि जो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये लंग्स की या लंग्स की क्या है, एक्सपेंशन है। चले एक को पहले आप देख लें, लंग्स की जो एक्सपेंशन हुई है, ये एक्टिव प्रोसेस, एक्टिवली है या पैसिवली है, एक्सपेंशन कह रहा हूं। अब पहले कहा था इंस्पायरेशन, तो उसके लिए हमने तय कर दिया था, अब मैं कह रहा हूं एक्सपेंशन, ये दूसरी चीज है, इंस्पायरेशन और एक्सपेंशन और है। अब आप बताएं, एक्सपेंशन एक्टिव है या पैसिव है, जी एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव। और कोई बताना चाहे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, ये भी एमसीक्यूज आ रहा हो। एक बॉल लें, उसमें से रबर की बॉल है, आप उसमें सुराख कर दें, आप उसको प्रेस करें, उसमें से एयर बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकल गई, आप उसको छोड़ें, अब वो वापस खुद ब खुद आएगा या आपको उसको पकड़ के सही करना पड़ेगा, खुद ब खुद आ जाएगा ना, एक्सपेंशन हुई है उसकी, और आपने उसमें एनर्जी इन्वॉल्व खुद ब खुद हो। आप बॉल को छोड़ेंगी तो बॉल रबर से बनी हुई है, वो इलास्टिक मटेरियल है, वापस सही नहीं होगा, फैलेगी नहीं बॉल। जब आपने हाथ दबाया था, हाथ उसमें उसमें सुराख की है, ये दिखाएं, वो क्या बात है, वेरी गुड जी। ये आपके सामने एक इलास्टिक मटेरियल है,
हमने इसको ऐसे प्रेस किया, ये तो जो है वो आपको नजर आया कि हवा निकल गई इसमें से। अब मैं इसको छोड़ रहा हूं, सही नहीं हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए देखिए, अब इसमें कोई एनर्जी लग रही है नहीं, ये पैसिव एक्सपेंशन हुई है जी। सही है, इसको कहते हैं सक्शन कप मैकेनिज्म। सक्शन कप, क्योंकि वॉल्स इलास्टिक थी, ठीक है, वॉल्स क्या थी, इलास्टिक थी ना, खुद ब खुद जो है वो उन्होंने एक्सपैंड करना है, नॉर्मल पे आना है खुद ब खुद। अब जब खुद ब खुद जो है वो आएंगी तो उसमें कोई एनर्जी का फिनोमेना तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो एक्सपेंशन कैसी है, वेरी गुड, ये पैसिव है जी। अब देखें कॉन्ट्रैक्शन को समझे, कॉन्ट्रैक्शन कैसी है, एक्टिव या पैसिव। देखिए मैं फिर एक्सपायरेशन नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, एक्टिव है या पैसिव, हाँ जी पैसिव है। वजह, लंग्स अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हैं, लंग्स के ऊपर फोर्स अप्लाई की है रिब्स ने और डायाफ्राम ने, जिसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट हुआ है, तब जाके क्या हुआ है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कैसी है, पैसिव है। ये एमसीक्यूज याद रखने, पंजाब टेक्स्ट बुक ने इन पे बात की हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं, उसमें लिखा भी हुआ है कि एक्सपेंशन भी और कॉन्ट्रैक्शन भी पैसिव है। आपके हाथ में बुक है, लिखा हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। तो खैर अगली बात, ये हमारे पास क्या था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अच्छा खैर हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग को, क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ व्हाट, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। आप बोलते हैं ब्रीथिंग जो है मेड्यूला इसको कंट्रोल करता है, मेड्यूला, मेड्यूला, हाँ जी। ब्रीथिंग एक जो है वो किस तरह का प्रोसेस है, एक अनवॉलेंट्री प्रोसेस है या इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, जिसमें हमारा कोई कॉन्शियस कंट्रोल शामिल है। हम सो रहे होते हैं तभी ब्रीथिंग चल रही होती, इसका मतलब है कि हम उसको कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहे। जब इनवॉलेंट्रीली इसको कंट्रोल किया जाता है तो कौन करता है, मेड्यूला, कौन करता है, मेड्यूला करता है। पॉइंट समझ आ रहा है ना जी। मेड्यूला जो है इसे आप ब्रीथिंग सेंटर भी कहते हैं, ब्रीथिंग सेंटर। मेड्यूला के दो पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। अच्छा एक इसका पार्ट है जो किस तरह का है, वेंट्रल पार्ट है, हाँ जी कौन सा पार्ट है, वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल यानी नीचे वाला पार्ट है। इसका क्या काम है, इंस्पायरेशन को कंट्रोल करना, इसे इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी सेंटर। इसका जो ये बेसिकली रेट और डेप्थ को कंट्रोल करता है। इंस्पायरेशन की रेट क्या होता है, मैंने 1 मिनट में नॉर्मल ब्रीथिंग में 15 से 20 मरतबा सांस लिया, ये क्या है, रेट। मैं एक्सरसाइज करता हूं तो 25 से 30 मरतबा सांस लेता हूं एक दफा 1 मिनट के अंदर, तो ये क्या है, रेट। कितने टाइम आपने पर मिनट में उसको किया ब्रीथिंग को। अब उसकी डेप्थ क्या है कि आप कितने लंबे सांस ले रहे हैं, कितने छोटे सांस ले रहे हैं, ये उसकी क्या है, डेप्थ। अब मैंने डीप ब्रीथ ली है, वर्ड समझ आए। तो इंस्पायरेशन की रेट को और उसकी डेप्थ को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला का वेंट्रल पार्ट कंट्रोल करता है। और इसी तरह डॉर्सल है प्लस लेटरल है, हाँ जी डॉर्सल और लेटरल, इसे हम क्या कहते हैं, ये दोनों पार्ट एक्सपायरेटरी सेंटर के तौर पे काम करते हैं। एक्सपायरेटरी नहीं, एक्सपायरेटरी सेंटर, समझ आई है कि कोई नहीं आई। एक्सपायरेटरी सेंटर जो है यानी एक्सपायरेशन करवाने वाला, एक्सपायरेशन को तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन एक और काम भी करता है, ये इंस्पायरेशन को इनहिबिट भी करता है, इनहिबिट इंस्पायरेशन। नहीं समझ आई बात, ये इंस्पायरेशन को क्या करेगा, पॉइंट समझ आ रहा है कोई नहीं। अच्छा अगली बात सुन लें, हमारे पास जो है वो ये था कौन सी ब्रीथिंग, एक ब्रीथिंग ऐसी होती है जो हमारे पास जो है वो वोलेंट्री होती है, वोलेंट्री है ना जी।
हम खुद उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जो है वो एक टाइम तक अपनी ब्रीथिंग को रोक सकता हूँ, मैं सांस रोक सकता हूँ। मैं पानी में चला गया, लेट सपोज मैं 1-2 मिनट सांस रोक लूंगा। मैंने क्या किया, कॉन्शियसली ब्रीथिंग को कंट्रोल कर लिया। जब मैं कॉन्शियसली ब्रीथिंग को कंट्रोल करता हूं तो ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको कंट्रोल करता है? कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हाँ हाँ जी, ऐसा है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये जी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बताएं जी, ये क्या करेगा? कॉन्शियस कॉन्शियस ब्रीथिंग। इसी तरह देखिए, मेरी बात सुने, यहां से एक और एमसीक्यूज निकालेंगे। लेट सपोज मैं चला गया पानी में, मैंने कॉन्शियसली ब्रीथिंग रोकी 1-2 मिनट, लेकिन जो है वो मसला क्या हुआ? अब मसला क्या, मेरे सेल तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। जब मेरे सेल रेस्पायर कर रहे हैं, हाँ, सेल रेस्पायर कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, तो CO2 प्रोडक्शन हो ही जा रही है, और CO2 ब्लड के अंदर जाई जा रही है। ब्लड क्या हो जा रहा है? टॉक्सिक हो ही जा रहा है। अब मसला ये है कि ब्रीथ में कर नहीं रहा हूं, तो वो सारी CO2 एक्यूमुलेट कर रही है किधर? ब्लड के अंदर। ब्लड क्या हो जा रहा है? टॉक्सिक। पॉइंट समझ आ रहा है ना जी? एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो ब्लड को ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक करने की तरफ जाएगी, तो ब्लड के अंदर रिसेप्टर होते हैं, कौन से? CO2 के रिसेप्टर। वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, और वो सिग्नल भेजते हैं मेड्यूला को कि भाई कोई ना छेड़छाड़ कर रहा है सिस्टम के साथ, सिस्टम क्रैश कर जाएगा, प्लीज इसको ना आप खुद देखें। पॉइंट समझ आया ना जी? मेड्यूला जो है वो फौरन से एक्शन लेगा, मेड्यूला ब्रीथिंग को ऑन कर। अब मेड्यूला को ये नहीं पता कि मैं पानी में हूं, ठीक है, और सांस लेना जो है वो CO2 के टॉक्सिक होने से भी ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, जान जा सकती है ना उसमें, लेकिन मेड्यूला इससे बालातर होकर अपना काम करेगा, किसी की परवाह नहीं करेगा। और मेड्यूला दोबारा से क्या करेगा? अनकॉन्शियस ब्रीथिंग को ऑन करेगा, और मैं सांस लेना शुरू करूंगा, और सांस की बजाय क्या ले लूंगा? पानी। तो बस फिर ठीक है। तो अगली बात सुने, बाजू का ना इमोशंस के साथ भी ब्रीथिंग का रेट चेंज होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने किसी को देखा, हाँ, हार्ट बीट तेज हो गई, ठीक है, हार्ट बीट तेज हुई तो डेफिनेटली ब्रीथिंग भी तेज हो गई, सांस, डर गए ना मतलब आप, हाँ, मतलब अचानक से देखा, मतलब जो है वो डर गए, आपको कुछ ऐसी चीज मिली। तो खैर इसका मतलब है फियर एक फीलिंग है बेसिकली। हाँ, ऐसा जो है वो एंगर में भी होता है, आपको गुस्सा आया, हाँ, और आपने जो है वो रैपिडली आपने सांस लेना, शाउट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। ऐसे ही मतलब दूसरी फीलिंग्स में भी ऐसा होता है कि ब्रीथिंग का रेट फ्लक्चुएट करता है। तो तब कौन ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ये क्या करता है? इमोशंस के साथ जो है वो लिंक कर देता है आपकी ब्रीथिंग को। ये था कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। किसी का इसमें कोई मसला हो तो जल्दी से बताएं।